हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं अंड जनन के बारे में। अंड जनन, जिसे कि हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। हम देखेंगे कि अंड जनन होता है वो कैसे होता है, ये पूरी प्रक्रिया होती है कैसे संपादित होती है। इस पूरी प्रक्रिया को एकदम डिटेल के अंतर्गत, एकदम आसान भाषा के अंतर्गत हम समझने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहे। तो चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन सी प्रक्रिया के बारे में, अंड जनन के बारे में। अंड जनन, या जिसे हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि oogenesis या अंड जनन क्या होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत देखा था कि दो प्रकार के युग्मक होते हैं। नर के अंतर्गत शुक्राणु बनते हैं और मादा के अंतर्गत अंडाणु बनते हैं। तो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम शुक्र जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। उसी प्रकार से मादा के जो अंडाशय होते हैं उनके अंदर जो अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया होती है, उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। उसे हम oogenesis कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है अंड जनन की प्रक्रिया, ये मादा के अंडाशय में प्रारंभ होती है। जैसे कि हमने शुक्र जनन के बारे में पढ़ा था कि शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कब होती है, जब जो नर होता है या एक लड़का होता है जो किशोर अवस्था में होता है, यौनारंभ की अवस्था में होता है, उस समय उसमें शुक्र जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। लेकिन अंड जनन की प्रक्रिया है ये शुक्र जनन से बिल्कुल अलग है। इसका प्रारंभ होने का समय बिल्कुल अलग है, और यह प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है यह भी पूरी प्रक्रिया क्या है, अलग है। तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा हमें ध्यान से समझने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अंड जनन क्या है। अंड जनन का मतलब क्या होता है कि जो अंडजन या अंडजनक कोशिकाएं होती हैं, अंडजनक कोशिकाएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उगोनिया। क्या कहते हैं भाई, उगोनिया। और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, द्विगुणित। उगोनिया होती हैं वो कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। जब इनमें क्या होगा भाई, अर्धसूत्री विभाजन होगा। कैसा विभाजन होगा, अर्धसूत्री। और आप सबको पता है दो चरणों में होगा, फर्स्ट और सेकंड। तो इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इनसे अगुणित क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे। क्या बनेंगे, अगुणित अंडाणु। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे अंडे जनन। और ये जो अंडाणु है ये क्या होता है, मादा युग्मक होता है। कैसा होता है, मादा युग्मक। अब बात यह आ जाती है कि ये अंड जनन की प्रक्रिया है ये कैसे प्रारंभ होती है, कब प्रारंभ होती है और कैसे ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। ये उतनी सिंपल नहीं है जितना कि शुक्र जनन था। जैसे उसमें सीधा सीधा हमने पढ़ लिया था कि यौनारंभ से जो प्यूबर्टी प्रारंभ होती है उस समय से 13-14 वर्ष की आयु से शुक्र जनन प्रारंभ होता है और सीधा सीधा हो जाता है। यह प्रक्रिया उतनी सिंपल नहीं है। आपको यदि मैं बताऊं किसके बारे में, अंड जनन का प्रारंभ, अंड जनन का प्रारंभ।
यदि हम अंड जनन के बारे में सोचें, यदि मैं आपको बोलूं कि अंड जनन है वो महिलाओं में कब प्रारंभ होता होगा, कब से ये अंडाणु बनने की प्रक्रिया है ये चालू हो गई होगी, अगर आपको ऐसा बोला जाए तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये अंड जनन महिलाओं में कब प्रारंभ हुआ? आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं कि महिलाओं के अंतर्गत अंड जनन उनकी गर्भावस्था से, गर्भ के जीवन से ही प्रारंभ हो जाता है। जब एक मादा शिशु अपनी माता के गर्भ में होती है उसी समय उसके अंडाशय में ये अंड जनन की प्रक्रिया है ये चालू हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान से सुनने की बात यह है कि इसका जो प्रारंभ होता है ये कब होता है? मादा शिशु अपनी माता के गर्भ में, जब एक मादा शिशु होती है अपनी माता के गर्भ में होती है उसी समय उसके जो अंडाशय होते हैं, उसी समय उसके क्या होते हैं? अंडाशय। उन अंडाशय के अंतर्गत अंड जनन है ये प्रारंभ हो जाता है। अंड जनन उसी समय प्रारंभ हो जाता है। और ये प्रारंभ कैसे होता है, कैसे ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है? देखो, उस समय जब मादा शिशु अपने माता के गर्भाशय में है उस समय उसके अंडाशय में, उसके किसमें? अंडाशय में ओवरी के अंतर्गत कौन सी कोशिकाएं बनती हैं? ये उगोनिया बनती हैं। सबसे पहले ये अंडजनक कोशिकाएं हैं या अंडजन कोशिकाएं हैं, ये बनती हैं किसमें? अंडाशय के अंतर्गत। और ये जो अंडजन कोशिकाएं होती हैं या उगोनिया होती हैं ये कैसी होती हैं भाई? द्विगुणित होती हैं। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित। और इसके बाद में उसी गर्भावस्था के अंतर्गत इनकी संख्या है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा, किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा इनकी संख्या बढ़ती है। किसकी संख्या बढ़ती है भाई? इस उगोनिया की संख्या है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा बढ़ती है। गर्भावस्था में ही है उसी समय इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है और इनकी संख्या लाखों में हो जाती है। इनकी संख्या किसमें हो जाती है? लाखों में। अर्थात गर्भावस्था के अंतर्गत जो मादा शिशु है उसके अंडाशय में, उसके अंडाशय के अंतर्गत लाखों की संख्या में उगोनिया है वो उपस्थित हैं। और यहां पर जब समसूत्री विभाजन के बाद में जो ये उगोनिया होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्राथमिक अंडक। क्या कहा जाता है? प्राथमिक अंडक कहा जाता है। ध्यान से सुन लेना, क्या कहा जाता है? प्राथमिक अंडक। और ये प्राथमिक अंडक जो होता है ये द्विगुणित होता है। प्राथमिक अंडक कैसा होता है भाई? द्विगुणित। ये जो संख्या है इसकी किसमें होती है? लाखों में होती है। किसमें होती है? लाखों में। इस प्राथमिक अंडक, आप ये समझो कि मान लो ये प्राथमिक अंडक है अंदर की तरफ, इस प्राथमिक अंडक के चारों तरफ एक पतली कोशिकाओं की क्या बन जाती है? परत बने जाती है। पतली कोशिकाओं की क्या बन जाती है? एक परत। और ये जो पतली कोशिकाओं की परत होती है इसके जीवद्रव्य के अंतर्गत क्या पाया जाता है? कण पाए जाते हैं। इस कण, इस कोशिकाओं की परत को हम क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोसा कहते हैं।
क्या कहते हैं भाई? ग्रेन्युलोसा। और उसके अंतर्गत ये प्राथमिक अंडक कोशिका उपस्थित होती है। तो ये इसके अंतर्गत क्या है? प्राथमिक अंडक। क्या है भाई? प्राथमिक अंडक। बाहर की तरफ कोशिकाओं की एक परत बन गई है और इस कोशिकाओं की परत के अंतर्गत, कोशिकाओं के अंतर्गत कुछ कण पाए जाते हैं। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? इस परत को इसे कहा जाता है ग्रेन्युलोसा। क्या कहा जाता है? ग्रेन्युलोसा। तो यह आपको ध्यान रखना है। और इस पूरी संरचना को एक साथ जब बोलते हैं तब इसे हम बोलते हैं प्राथमिक पुट्टक। तब इसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक पुट्टक कहते हैं। शुरुआत की जो प्राथमिक पुट्टक होता है उसका प्राक पुट्टक भी कहा जाता है। शुरुआती अवस्था में, एकदम शुरुआती अवस्था में इसको बोलते हैं प्राक पुट्टक और अल्टीमेटली ये प्राथमिक पुट्टक बनता है, जिसके अंतर्गत आपका प्राथमिक अंडक है और उसके साथ साथ के अंतर्गत उसके बाहर की तरफ एक कोशिकाओं की क्या उपस्थित होती है? परत उपस्थित होती है। तो अल्टीमेटली ये प्राथमिक अंडक है, ये किस रूप में पाया जाता है? प्राथमिक पुट्टक के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? प्राथमिक पुट्टक के रूप में पाया जाता है। याद रखना ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जब मादा शिशु होती है, माता के गर्भ में होती है, उसी दौरान होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब एक मादा शिशु अपनी माता के गर्भ में होती है उस समय लाखों की संख्या में उसके अंडाशय के अंतर्गत, लाखों की संख्या में उसके अंडाशय के अंतर्गत प्राथमिक पुट्टक होते हैं, वो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्राथमिक पुट्टक पाए जाते हैं। एक बात और है कि ये प्राथमिक पुट्टक है, ये थोड़ा आगे और बढ़ जाता है। इस प्राथमिक अंडक में, जो प्राथमिक पुट्टक के अंदर आपका क्या है? प्राथमिक अंडक, इसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस फर्स्ट है, ये प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? प्रारंभ। ये भी चालू हो जाता है उसी समय गर्भावस्था में, लेकिन ये पूरा नहीं होता है। चालू तो हो जाता है लेकिन पूरा नहीं होता है और उससे पहले ही मादा शिशु का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। ये कौन सी अवस्था में रुक जाता है? ये रुक जाता है, प्रारंभ तो हो जाता है लेकिन प्रोफेज फर्स्ट के अंतर्गत रुक जाता है। प्रोफेज में ही रुक जाता है। यह भी ध्यान रखना है, यह भी पूछा जा सकता है। तो कब यह प्रारंभ हुआ? अंड जनन, मादा शिशु अपनी मां के गर्भ में है तब से। उसके अंडाशय में क्या बनी है? उगोनिया। उसमें हुआ समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन से क्या बन गए? प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक के बाहर की तरफ कोशिकाओं की एक परत बन गई जिसे बोल रहे हैं ग्रेन्युलोसा, और इस पूरी संरचना को हम बोल रहे हैं प्राथमिक पुट्टक। ये उस जो मादा शिशु है उसके अंडाशय के अंतर्गत लाखों की संख्या में है। उसी समय गर्भावस्था के दौरान ही इस प्राथमिक अंडक में क्या प्रारंभ हो गया है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। यह भी चालू हो गया। इसको तो इतनी जल्दी है कि यह भी चालू हो गया, अर्धसूत्री विभाजन भी चालू हो गया, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। यह अर्धसूत्री विभाजन चालू तो हुआ लेकिन प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया। कौन सी अवस्था में रुक गया? प्रोफेज फर्स्ट में। और प्रोफेज फर्स्ट में जब रुका तो रुकने के बाद में इस मादा शिशु का जन्म हो गया। अब जन्म होने के बाद क्या यह आगे बढ़ा? नहीं, ये यौनारंभ तक रुक गया। बाल्यावस्था में उसके पूरे के जो पूरे पुट्टक हैं, प्राथमिक पुट्टक, उसके अंतर्गत जो प्राथमिक अंडक है वो कौन सी अवस्था में है? प्रोफेज फर्स्ट में ही रुका हुआ है। क्या इनकी संख्या बढ़ती है? क्या बिल्कुल नहीं बढ़ती। ये जो लाखों की संख्या में प्राथमिक पुट्टक थे, इनकी संख्या बढ़ती नहीं है, उल्टी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम। और यौनारंभ तक, जब 13-14 साल की या 12-13 साल की जो एक बच्ची होती है, एक किशोरी होती है, उसमें इन प्राथमिक पुट्टक की संख्या बढ़ने के बजाय क्या होती है? घटती है। और 12-13 साल तक, कहने का मतलब यौनारंभ तक, केवल और केवल 60 से 80 हजार जो पुट्टक होते हैं या प्राथमिक पुट्टक होते हैं वो एक अंडाशय में रह जाते हैं।
एक अंडाशय में केवल कितने रह जाते हैं? 60 से 80 हजार। कब? यौवनारंभ के समय। तो इसको हम देखने वाले हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, कैसे ये अंड जनन है ये प्रारंभ हुआ है, ये गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो गया है। चलो देखो ये प्रक्रिया कैसे होती है। देखो इस अंड जनन की प्रक्रिया को मैं फ्लो चार्ट की सहायता से आपको समझाता हूं। कैसे देखते हैं? फ्लो चार्ट की सहायता से। देखो आप सीधा सीधा समझो कि सबसे पहले जन्म से पहले क्या हुआ है। हम जब बात करेंगे तो ये बात हम कर रहे हैं जन्म से पहले। या इसको तो हम बोल देते हैं जन्म, बर्थ हो गया। इसके बाद में, जन्म के बाद में यहां पर यौवनारंभ प्रारंभ होगा, प्यूबर्टी चालू होगी 11-12 साल की उम्र में। इसके बीच में कौन सी अवस्था आ जाएगी? बाल्यावस्था आ जाएगी। भाई जन्म से लेकर यौवनारंभ के बीच की जो अवस्था होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं? बाल्यावस्था। इससे पहले की, जन्म से पहले की अवस्था को हम क्या कहेंगे? गर्भावस्था। ये कौन सी अवस्था हो गई है? गर्भावस्था, यहां से लेकर यहां तक। और उसके बाद में कौन सी अवस्था रहेगी? वयस्क अवस्था। एक महिला के अंतर्गत ये सारी अवस्थाएं रहेंगी। तो जन्म से पहले क्या होता है? देखो जन्म से पहले इसके अंडाशय के अंतर्गत कोशिकाएं पाई जाती हैं। जन्म से पहले अंडाशय में क्या बन जाती हैं भाई? कोशिकाएं। और कौन सी कोशिकाएं बन जाती हैं? आपकी उगोनिया। कौन सी कोशिकाएं बन जाती हैं? उगोनिया कोशिकाएं बने जाती हैं, अंडजन कोशिकाएं बने जाती हैं। कहां पर बनती हैं? अंडाशय में। अंडाशय में ये कोशिकाएं बन गई, कैसी हैं? द्विगुणित हैं। और ये वास्तव में है क्या? उगोनिया। अब इनमें हुआ है समसूत्री विभाजन। क्या हुआ है भाई? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन से इनकी संख्या बढ़ी है। ध्यान से सुनना, समसूत्री विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनकी संख्या को बढ़ाना। जब इनमें समसूत्री विभाजन हुआ, कौन सा विभाजन हुआ भाई? समसूत्री विभाजन। तो इनकी संख्या बढ़ी और इनके बाद में इसको हमने क्या बोल दिया? प्राथमिक अंडक। समसूत्री विभाजन से कौन सी कोशिकाएं बन गई हैं? प्राथमिक अंडक। अब ये जो प्राथमिक अंडक होते हैं, जन्म से पहले ही इनमें अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। ध्यान से सुन लेना, अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हुआ है जन्म से पहले। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हुआ, पूरा नहीं हुआ है अभी तक, तो अभी 2n ही है। यहां मैं लिख देता हूं मियोसिस फर्स्ट प्रारंभ, पूरा नहीं हुआ है। और उसकी भी कौन सी अवस्था में? प्रोफेज फर्स्ट में। यह जन्म से पहले ही हो गया। अब जब जन्म हुआ उसका, उस मादा शिशु का क्या हुआ? जन्म। जन्म के बाद क्या होगा भाई? क्या इनकी संख्या बढ़ रही है क्या? नहीं, इनकी संख्या बढ़ नहीं रही है। और यह प्राथमिक अंडक किसके अंदर उपस्थित है? प्राथमिक पुटक में है, अकेली नहीं है, इसके बाहर कोशिकाओं की एक परत और आ गई है। लेकिन हमें मेन ध्यान रखना है प्राथमिक अंडक का। इसके बाद में जन्म से लेकर यौवनारंभ तक इसमें कुछ नहीं हुआ। जन्म से यौवनारंभ तक इनकी संख्या बढ़ने के बजाय क्या हो गई है? घट गई। ध्यान से सुन लेना, संख्या घटती है
और 60 से लेकर 80,000 प्रत्येक अंडाशय में शेष रह जाती है। एक अंडाशय के अंतर्गत केवल कितनी बच जाती है? 60 से 80,000। अब इसका यौनारंभ आ गया। 11 से 12 साल हुए। 11 से 12 साल में ये बैठी है प्रोफेज फर्स्ट में। प्राथमिक अंडक अभी किस में बैठा है? प्रोफेज फर्स्ट में। इसके बाद इसको याद आया, मेरे को तो विभाजन भी करना था, पूरा करना था, मैं तो चालू हो गया था और अभी तो मैंने कंप्लीट ही नहीं किया उस विभाजन को। तो ये जब कंप्लीट होता है तो इससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 2। लेकिन ये विभाजन होता है असमान। कैसा विभाजन होता है? असमान। इससे एक तो बनती है बड़ी कोशिका और एक बनती है छोटी कोशिका। एक तो बिल्कुल कैसी कोशिका बनती है? छोटी, और एक आकार में बनती है बड़ी। ये जो बड़ी कोशिका होती है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं द्वितीयक अंडक। इसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक अंडक। और जो छोटी कोशिका बनती है उसे हम बोलते हैं प्राथमिक पीत पिंडक। इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक पीत पिंडक कहा जाता है। और ये सारी की सारी यौनारंभ के बाद हुआ, द्वितीयक अंडक बन गया। अब ये द्वितीयक अंडक में अटक जाता है। भाई अभी तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट ही तो हुआ है, अभी तो मियोसिस फर्स्ट ही तो चल रहा है, और ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ और जैसे ही आपकी द्विगुणित कोशिका थी अगुणित में बन गई। लेकिन अब ये यहां पर अटक जाता है। अब आपका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कब होगा? वो होगा निषेचन के समय, उसके पहले होता ही नहीं है। और वो कोशिका कौन सी अवस्था में रहती है? द्वितीयक अंडक की अवस्था में रहती है। जब अंडाशय से ये बाहर निकलती है तब भी कौन सी अवस्था में रहती है? द्वितीयक अंडक की अवस्था में ही रहती है। तो ये द्वितीयक अंडक हो गया। अब द्वितीयक अंडक है ये बाद में, कब? द्वितीयक अंडक है ये बाद में मियोसिस सेकंड करता है, लेकिन कब होगा? निषेचन के समय। और निषेचन के समय यह अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड भी असमान विभाजन है। कैसा विभाजन है भाई? असमान। यहां पर भी एक तो बड़ी कोशिका बनती है, एक तो कैसी कोशिका बनती है? बड़ी, और एक बनती है छोटी। जो छोटी कोशिका होती है उसे तो हम बोलते हैं द्वितीयक पीत पिंडक। उसे तो हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक पीत पिंडक। और ये जो संरचना बनती है इसे क्या कहा जाता है? अंडाणु। तो वास्तविक अंडाणु तो अल्टीमेटली निषेचन के समय ही बनता है। वास्तविक अंडाणु निषेचन के समय। यह पूरी प्रक्रिया रुक रुक कर चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। समझ गए होंगे आप कि शुरुआत कहां से हुई थी? गर्भावस्था से, और एंड आपके निषेचन के समय हो रहा है इस प्रक्रिया का। और इस प्रक्रिया में ये जो प्राथमिक पीत पिंडक और द्वितीयक पीत पिंडक बनते हैं ये अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे अपहरासित हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। और वास्तव में एक उगोनिया से, यहां से यदि हम माने प्राथमिक अंडक एक कोशिका माने, तो उससे एक ही अंडाणु बनता है। कितना बनता है? केवल एक। जबकि हमने शुक्र जनन में देखा था कि एक स्पर्मेटोगोनिया थी, उससे 4 आपके क्या बन रहे थे? शुक्राणु बन रहे थे। जबकि इसमें केवल और केवल कितना बनता है? एक अंडाणु बनता है। यह भी अंतर होता है। तो यह सारी की सारी प्रक्रिया है, मैंने यहां पर आपको चार्ट की सहायता से समझा दी कि कैसे किस किस समय में यह पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी।
कौन कौन सी कोशिकाएं हैं वो बनेंगी और कैसे ये पूरी प्रक्रिया किस समय पर पूर्ण हो रही है। तो यहां तक सारी प्रक्रियाएं आपने समझ ली होंगी। यदि कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर करें। कुछ भी आपको पूछना है इस टॉपिक से संबंधित या पिछले टॉपिक से संबंधित तो आप कमेंट जरूर करें। अब इसके बाद में भाई ये तो हमने तो ये समझ लिया कि अंडाणु कैसे बनता है, लेकिन आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये प्राथमिक अंडक है, ये द्वितीयक अंडक है जो यहां पर है, और ये जो अंडाणु है ये अल्टीमेटली अकेले नहीं होते हैं, ये पुट्टक के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? पुट्टक के रूप में। अंडाशय में इनकी जब वृद्धि होती है तो पुट्टक के रूप में पाए जाते हैं। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि कैसे ये पुट्टक होते हैं, ये पाए जाते हैं, और कैसे उनकी वृद्धि होती है, कैसे इनकी वृद्धि होती है। तो चलो अब हम पुट्टक वाली संरचना को समझते हैं। देखो, हम यहां पर अंडाशय के अंतर्गत इनको समझ लेते हैं। ये एक बड़ा सा हमने अंडाशय की क्या बनाई है? संरचना। एक बड़े से अंडाशय की हमने क्या बनाई है? संरचना। और इसके अंतर्गत हम किसको समझने वाले हैं? पुट्टक की संरचना को समझने वाले। सबसे पहले इसके अंतर्गत आपकी रक्तवाहिनियों को दिखा देते हैं। किसको दिखा देते हैं भाई? रक्तवाहिनियां। तो ऐसे अंडाशय को रक्तवाहिनी की क्या होती है? सप्लाई होती है। अब इसके बाद में प्रारंभिक रूप से जब मादा शिशु माता के गर्भाशय में होती है तो उस समय उसमें क्या होता है? एक अंड कोशिका पाई जाती है, और यह हमें पता है कौन सी अवस्था है? प्राथमिक अंड कोशिका। कौन सी अवस्था है? प्राथमिक अंड कोशिका। और इसके बाहर की तरफ कोशिकाओं की क्या बन जाती है? एक परत बने जाती है। कोशिकाओं की क्या बन जाती है? एक परत बने जाती है। आपको पता होगा इस पूरी संरचना को कंप्लीटली हम बोल रहे हैं प्राइमरी फोलिकल। इसे हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी फोलिकल, अर्थात हम क्या बोल रहे हैं? प्राथमिक पुट्टक कह रहे हैं। और ऐसे प्राथमिक पुट्टक मादा के अंडाशय में जन्म के समय लाखों की संख्या में होते हैं, लेकिन जन्म के बाद से लेकर यौवनारंभ तक इनकी संख्या होती है ये लगातार घटती जाती है। और यौवनारंभ के समय में महिला के एक अंडाशय के अंतर्गत केवल और केवल 60 से 80 हजार जो प्राथमिक पुट्टक होते हैं, प्राइमरी फोलिकल होते हैं, यही शेष रह जाते हैं। तो ये क्या है? प्राइमरी फोलिकल, जिसके अंतर्गत बीच में है अंड कोशिका और बाहर की तरफ एक कोशिकाओं की परत है जिसे हम बोल रहे हैं ग्रेन्युलोसा। इसके बाद में क्या होता है कि प्राथमिक अंड कोशिका है, यह अपने आकार में वृद्धि करती, यह अपने आकार में वृद्धि करिए, ध्यान से सुनना। और इसके साथ साथ में जो ये ग्रेनुलोसा की परत थी, पहले केवल एक परत थी, अब इनकी संख्या बढ़ जाती है, इन परत की संख्या बढ़ जाती है। जो पहले केवल एक परत थी, जो पहले केवल एक परत थी इसके चारों तरफ, अब परतों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये जो प्राइमरी फोलिकल था ये अपने आकार में क्या कर लेता है? अल्टीमेटली वृद्धि करे लेता है। इसे जो ग्रेनुलोसा की परत थी वो भी इनकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़े जाती है। और इस फोलिकल को अल्टीमेटली हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फोलिकल कहते हैं।
इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी फोलिकल कहते हैं। तो प्राथमिक पुटक अर्थात प्राइमरी फोलिकल, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी फोलिकल। और अब इसके बाद में हम जो देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं तृतीयक पुटक के बारे में, टर्सरी फोलिकल के बारे में हम समझने वाले हैं। हम देखते हैं कि टर्सरी फोलिकल है ये कैसे होता है। सबसे पहले तो जो टर्सरी फोलिकल होता है अर्थात तृतीयक पुटक होता है, उसके अंतर्गत भाई यहां पर सेकेंडरी फोलिकल के अंतर्गत हमारा कैसा था? प्राथमिक अंडक था। और ये प्राथमिक अंडक है अब किस में बदल जाता है? द्वितीयक अंडक के अंतर्गत बदले जाता है। और उसके साथ साथ में जो इसके बाहर की तरफ ये जो ग्रेनुलोसा की लेयर थी, ये जो ग्रेनुलोसा की परत है जो इसके बाहर की तरफ है, उनके अंतर्गत अब एक क्या बन जाती है? गुहा बने जाती है। और उस गुहा को हम क्या कहते हैं? उस गुहा को हम एंट्रम कहते हैं। जो गुहा आपकी तृतीयक पुटक में उपस्थित होती है उसे क्या कहा जाता है? एंट्रम कहा जाता है। तो ये एक गुहा बन जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो संरचना बन गई है हमारी, इसे हम बोलते हैं टर्सरी फोलिकल अर्थात तृतीयक पुटक। इस तृतीयक पुटक में ये एक गुहा बन गई है और इस गुहा के अंतर्गत एक तरल पदार्थ भरा रहता है। तो देखो क्या क्या है। जो ग्रेनुलोसा की लेयर है वो दो भागों में विभाजित हो गई है, जिसमें अंदर वाली को हम क्या कहते हैं? थीका इंटरना कहते हैं, और बाहर वाली को हम क्या कहते हैं? थीका एक्सटर्ना कहते हैं। ये जो यहां पर गुहा बन गई है, इस गुहा को हम क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। इसके अंतर्गत एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इसके अलावा जो यहां पर अंडक है, इस अंडक को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक अंडक कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? द्वितीयक अंडक कहा जाता है। तो टर्सरी फोलिकल की क्या क्या विशेषताएं हैं? टर्सरी फोलिकल में आपका द्वितीयक अंडक उपस्थित है। जो ग्रेनुलोसा की लेयर है जो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में है, अंदर की तरफ इंटरना और बाहर की तरफ एक्सटर्ना। एक गुहा बन गई जिसे एंट्रम कह रहे हैं, तरल पदार्थ है उसे बोल रहे हैं तरल, लिक्विड बन गया है। इसी प्रकार से इसके अंदर कौन सा था? प्राथमिक अंडक था। और ये परत किसकी थी? ग्रेन्युलोसा की। यहां पर क्या है? ये भी प्राथमिक अंडक है। और ये ग्रेनुलोसा की सिंगल परत है। तो इस प्रकार से हमारा पहले क्या था? प्राथमिक पुटक था, प्राइमरी फोलिकल, फिर है सेकेंडरी फोलिकल और फिर बन गया है टर्सरी फोलिकल। और ये जो टर्सरी फोलिकल है अल्टीमेटली एक पुटक के अंतर्गत परिवर्तित होता है। और उस पुटक को हम क्या कहते हैं? वो वास्तव में एक परिपक्व पुटक होता है और उस पुटक को कहा जाता है ग्राफियन पुटक। उस पुटक को क्या कहा जाता है? ग्राफियन पुटक कहा जाता है। तो देखो ग्राफियन पुटक क्या है। ग्राफियन पुटक होता है उसके अंतर्गत द्वितीयक अंडक उपस्थित है। इस द्वितीयक अंडक के चारों तरफ एक पारदर्शी क्या बन जाती है? परत बने जाती है।
इसके चारों तरफ एक पारदर्शी परत बने जाती है। इसके अलावा ये है हमारी ग्रेन्युलोसा की परतें, जिसमें ये अंदर की तरफ कौन सी है, थीका इंटरना, ये अंदर की ओर है थीका इंटरना, और बाहर की ओर क्या है, यहां पर एक गुहा है और यह गुहा पहले से बड़ी हो गई है। ये जो एंट्रम थी यह अब कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इसके अंतर्गत ये तो हमारा क्या है, द्वितीय कंडक है। क्या है भाई, द्वितीय कंडक। बाकी ये सारी संरचनाएं हैं, ये गुहा है, एंट्रम है, ये बड़ी हो जाती है। ये एक द्वितीय कंडक है, इसके चारों तरफ एक पारदर्शी परत बने जाती है। और इस पारदर्शी परत को हम क्या कहते हैं, इस पारदर्शी परत को हम कहते हैं जोना पेलिसुडा। इसे क्या कहा जाता है, जोना पेलिसुडा कहा जाता है। ये बनने तो तब कब लग जाती है, जब द्वितीय कंडक होता है, ये बनता है उसी समय से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन दिखती यहां पर है। तो ये जोना पेलिसुडा आपको याद रखना है। और इस संरचना को हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं ग्राफियन फोलिकल। ये जो पुटक है इसे क्या कहा जाता है, ग्राफियन फोलिकल कहा जाता है। और सबसे परिपक्व जो पुटक होता है, सबसे बड़े आकार का जो पुटक होता है, वो हमारा ये ग्राफियन पुटक ही होता है। इसके बाद में इस ग्राफियन पुटक में से ये द्वितीयक अंडक होता है, ये बाहर निकलता है। ये द्वितीयक अंडक होता है, ये क्या हो जाता है, बाहर निकले जाता है। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है अंडोत्सर्ग। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। तो ध्यान से सुनना, कि अल्टीमेटली क्या होगा, ये द्वितीय कंडक होगा, ये बाहर निकल जाएगा। और इसके चारों तरफ आपको पता है एक पारदर्शी परत है, जिसे हम जोना पेलिसुडा कह रहे हैं। इसके साथ साथ में कुछ आपकी ग्रेनुलोसा की कोशिकाएं हैं, अर्थात थीका इंटरना की कोशिकाएं भी उपस्थित हैं। ये थीका इंटरना की कुछ कोशिकाएं भी यहां पर उपस्थित हैं। बाकी यहां पर जो संरचना बच गई है, यहां पर जो संरचना बच गई है, जो ग्राफियन पुटक का शेष भाग रह गया है, जो यहां पर ग्राफियन पुटक का शेष भाग रह गया है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये कौन सी संरचना बन जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम बने जाती है। और ये हमारा द्वितीयक अंडक होता है, ये बाहर निकले जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, ये कार्पस ल्यूटियम कौन सी हार्मोन स्रावित करती है, प्रोजेस्टेरोन, जिसको हम आगे समझने वाले हैं। अल्टीमेटली यदि निषेचन हो जाता है तो ये संरचना बनी रहती है, लेकिन निषेचन नहीं होता है तो इसके बाद में एक सफेद रंग की छोटी संरचना के रूप में बदले जाती है। ये सफेद रंग की छोटी संरचना के रूप में बदले जाती है। और इस सफेद रंग की संरचना को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। इसे क्या कहा जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक अंडाशय के अंतर्गत अंडजनन की जो प्रक्रिया चल रही है, उस दौरान कैसे ये पुटक होते हैं, ये अपने आकार में कैसे वृद्धि करते हैं, कैसे इनके अंतर्गत कौन कौन सी इनकी विशेषताएं पाई जाती हैं, ये कंप्लीटली यहां पर हमने समझ लिया है। तो आज का हमारा जो ये वीडियो था, इस वीडियो के अंतर्गत हमने
अंड जनन की प्रक्रिया के बारे में, उसके साथ साथ में कैसे हमारे पुटकों की वृद्धि होती है उसके बारे में पढ़ा है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो है ये आसानी से समझ में आया होगा, सारे टॉपिक एकदम क्लियरली समझ में आए होंगे। फिर भी यदि कोई आपको समस्या है, यदि कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।